कैसे हैं आप लोग? दिस इज समित। तो सुवेंदु जी बन गए हैं चीफ मिनिस्टर बंगाल के। और आज करीब 11:30 बजे उन्होंने ओथ ले ली थी। और ये बहुत ही बड़ा इवेंट है इंडिया की पॉलिटिक्स में। देख আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। तो ये जो स्वेरिंग इन हुआ है, ये एक टर्निंग पॉइंट है इंडिया के लिए, टर्निंग पॉइंट है बंगाल के लिए, टर्निंग पॉइंट है बीजेपी के लिए, टर्निंग पॉइंट है मोदी के लिए, टर्निंग पॉइंट है इंडियन ऑपोजिशन के लिए, टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए, टर्निंग पॉइंट है म्यांमार के लिए, टर्निंग पॉइंट है असम के लिए, टर्निंग पॉइंट है बांग्लादेश के लिए, ये टर्निंग पॉइंट है पूरे दुनिया के लिए। और ये बात आपको अच्छी तरह समझनी चाहिए। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ये जीतने की बधाई भी दी थी। अब ये कैसे टर्निंग पॉइंट है, ये आप समझ लीजिए कि इंडिया का बॉर्डर पिछले 80 साल में सिक्योर था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फेंसिंग ही नहीं है। 600 से 700 किलोमीटर, इमेजिन करिए। चलो 500 मान लेते हैं, 500 किलोमीटर का एरिया है जिसमें फेंसिंग नहीं है, कोई भी आ जा सकता है। बीएसएफ के कितने ही जवान वहां पे आप लगा लो, क्योंकि वहां पे क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है, फेंसिंग नहीं है। उसमें से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, इलीगल धंधे हो रहे थे और इलीगल्स अंदर आए जा रहे थे। ऐसे ही थोड़ी 5 से 10 करोड़ लोग इंडिया के अंदर आए हैं इलीगल, जो कि एसआईआर में कुछ ही डिलीट हुए हैं अभी तो, और कुछ ही लोग वापस गए हैं, लेकिन ये काफी चलेगा मामला। तो सुवेंदु पे आते हैं। मेरे हिसाब से सुवेंदु अधिकारी को उतना क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है जितना देना चाहिए। उन्होंने सिर्फ ममता बनर्जी को भवानीपुर में नहीं हराया, उन्होंने उन्हें नंदीग्राम में 2021 में हराया। उन्होंने 2007 में नंदीग्राम का एजिटेशन ऑर्गेनाइज करा ममता बनर्जी के लिए, उनको फंड करा, उनकी पार्टी खड़ी करी, लेफ्ट को वहां पे हराया, ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर बनाया। तो ही वॉज अ किंग मेकर। और उस बंदे में एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो कि शायद किसी भी पॉलिटिशियन में नहीं है इंडिया के, कि वो सिंगल हैं और वो करीब 55 इयर्स ऑफ एज हैं और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, एक वेल टू डू फैमिली से आते हैं। तो ही कम्स फ्रॉम मनी, उनके पास पैसे धन का कोई अभाव नहीं है। और उनकी फैमिली में पॉलिटिशियंस हैं, मतलब उनके फादर कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे और काफी ऑनेस्ट माने जाते थे अपने टाइम में। तो ये जो पॉलिटिशियन है, ये सिर्फ इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टेट को नहीं गवर्न कर रहा है, ये एक ब्रूट मेजॉरिटी लेकर आया है, एक क्लियर मैंडेट है, एक क्लियर थॉट प्रोसेस है, और ये बोलते बहुत सीधा हैं। और ऐसे पॉलिटिशियंस इंडिया में स्पेशली पिछले 6-7 साल के पहले तो होते ही नहीं थे। पॉलिटिशियन का मतलब था कि वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेंगे, वो सब कुछ पॉलिटिकली करेक्ट होगा, काम जो करेंगे वो कुछ भी हो सकते हैं। सुवेंदु के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि टीएमसी का ढांचा हिल गया है। कुछ लोग भागने लगे हैं, उनका जो फ्रंट प्लेयर थे, जो कि तोलाबाजी करते थे, वो हट गए हैं। लेकिन उनके जो पीछे सपोर्ट है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे अमेरिका में हो, या कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, वो अभी इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। हो सकता है वो बंगाल की बजाय वो चूज करें कि भी अब हम मेघालय से करेंगे सारा काम, बट वो काम बंद नहीं करेंगे, इतना जल्दी तो नहीं करेंगे और पूरा तो नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग ऑफ गुड्स, इलीगल माइग्रेशन, ये सारे के सारे धंधे जो होते थे, जो कि बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वहाँ पे कंट्रोल करती हैं, वो बड़ा मुश्किल से कंट्रोल में आएगा, बिकॉज इतने सालों से वहाँ पे उन्होंने जड़ें बनाई हैं। बॉर्डर के पास लोगों के घरों से टनल्स जारी हैं, तो आप कैसे, मतलब आपको ये
एक वॉर फुटिंग पे कम से कम 2-4 साल आपको लग सकते हैं पूरा क्लीन अप करने में, लेकिन आपको 2-4 हफ्ते में इसका एक विजुअल इम्पैक्ट दिखने लगेगा। तो ये जो स्टोरी है बंगाल की, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और एक बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज़ है इंडिया के पॉलिटिक्स के लिए। आप तमिलनाडु में देखिए, अभी वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, लेकिन ये 2026 के अप्रैल मई के इलेक्शंस बहुत ही दूरगामी परिणाम लेकर आएंगे इंडिया के लिए, बिकॉज तमिलनाडु में भी जो द्रविडियन पार्टीज हैं वो हार गई हैं। केरल में भी एक प्रचंड बहुमत दी है जो कि मिलती नहीं है, इतनी कम सीटें कभी भी लेफ्ट नहीं लेकर आया था, जिसका ये मतलब है कि वहां पे अब बीजेपी की जो 3 सीटें हैं जो कि वो कभी नहीं लाया था, अब लेफ्ट का जो वोटर है वो बीजेपी की तरफ देख सकता है। और ये आगे जाके बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए 2016 में बीजेपी की बंगाल में सिर्फ 10% वोट थी, और अभी केरल में करीब 11.5%, 12% है। अलायंस के साथ 14-15% हो जाती है, और लोकसभा इलेक्शन में वही 18%, 19% हो जाती है। तो लेटेंट आप 20% मान सकते हो, जो कि ऑलरेडी है। और लेफ्ट से आप खींच सकते हो, जैसे आपने 10 से 40.4 की छलांग, 30% की छलांग लगाई थी 16 और 19 के बीच में, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस का वोट आपके पास चला गया था एज द सोल ऑपोजिशन। इसी तरीके से केरल में भी हो सकता है। और अगर तमिलनाडु को देखा जाए, और तमिलनाडु में अगर विजय ने काम अच्छा नहीं करा, और जिसके चांसेस 50% से ज़्यादा हैं, बिकॉज उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो उनके पास एक ही हथियार होगा, वो पॉपुलिज्म है। और वो होगा कि वो एक पीआर मशीनरी उनकी चलेगी, उनका सोशल मीडिया पे प्रेजेंस, क्विक बाइट्स देना, अ, और वो जो सपोर्ट ले रहे हैं सीपीआई, वीसीके, इनसे, कांग्रेस से, तो वो उतना डीएमके और एआईए डीएमके के खिलाफ कुछ कर नहीं पाएंगे। उल्टा ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके खिलाफ जो सीबीआई केस है उसमें कुछ आगे बढ़ जाए। तो तमिलनाडु को भी देखते रहिए, वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन सकती है। वहाँ पे 39 डीएमके अलायंस के मेंबर्स हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, और लोग राज्यसभा में भी हैं। अब वो पावर में नहीं रहे और इतना जल्दी वापस भी नहीं आने वाले, तो क्या वो बीजेपी की तरफ रुख मोड़ेंगे अपना? क्या बीजेपी अलायंस करेगा अब डीएमके के साथ? बिकॉज एआईए डीएमके से तो कुछ हुआ नहीं है। हो सकता है अलायंस ना करे, बट कुछ टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो वापस बंगाल पे आते हुए अगर आप देखोगे कि भाई, जो ये विक्ट्री है ये हिंदुत्व की विक्ट्री है, एक भगवा लहर है ये। और ये जो लहर है ये एक नेशन डिफाइनिंग लहर है। और वो इसलिए है बिकॉज इतना ज्यादा आप किसी को दबाओगे, इतना ज्यादा आप उनका खून चूसोगे, उनके ऊपर उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, सुरक्षा है ही नहीं, और तोलाबाजी चल रही है। आपको अगर अपने घर में टाइलें लगवानी है, तो आपको टीएमसी का बंदा बताएगा कि भी किस दुकान से लेना है, और उनको पैसे देने पड़ेंगे, और एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस होंगे। तो 80,000, 1 लाख की बजाय वो 2.5 लाख पे आप काम करा पाएंगे। तो करीब 2 टाइम्स हो गया। तो ये तोलाबाजी जब कम हो जाएगी, तो एक इकोनॉमिक इम्पेटस इमीडिएटली लग जाएगा। मैं बस सोच रहा था कि भी अगर हम एक रफ एस्टिमेट लगाएं, तो मेरे हिसाब से ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ ऐंठते होंगे लोगों से हर महीने। तो वो वापस लोगों के पास जा रहा है, तो इतना तो कंजम्पशन वैसे ही बढ़ जाएगा। और ये जो तोलाबाजी करके पैसा ऐंठा जाता है उसको इमीडिएटली कंज्यूम नहीं करते हैं, वो घर लेते हैं, वो उसको लॉन्डर कर देते हैं बाहर। तो ये एक बंगाल का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होएगा इंडियन इकोनॉमी पे, बिकॉज 10 करोड़ का एक मार्केट आपकी इकोनॉमी में जुड़ रहा है, जो कि अभी तक दबाया गया था, जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इन्वेस्टमेंट नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं लागू थी, तो एलपीजी का उनको फायदा नहीं मिल रहा था, उनको
प्रधानमंत्री ग्रामीण निवास आवास योजना का फायदा नहीं मिल रहा था उनको, हेल्थ इंश्योरेंस जो आयुष्मान भारत है उसका फायदा नहीं मिल रहा था। जब आप ये सारी चीजें डाल दोगे, तोलाबाजी हटा लोगे, बॉर्डर पे एक्शन कर दोगे, तो आप देखोगे विद इन 6 months to 1 year इस स्टेट की जो इमेज है वो भी चेंज हो जाएगी, इसकी फील चेंज हो जाएगी। लेकिन इसमें जो बंगाली हिंदू ने वोट करा है, उसने डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं करा है। उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रायोरिटी नहीं दी है, उसने सेफ्टी और सिक्योरिटी को दी है, उसने एक बदले की भावना से दी है, और ये शुभेंदु अच्छी तरह समझते हैं। तो प्रधानमंत्री जब कहते हैं बदला नहीं बदलाव, वो एक मे बी इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है, ये उन्हें तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन शुभेंदु को ये पता है कि उनको टीएमसी के हर गुंडे के ऊपर अंकुश लगानी पड़ेगी, उनको अंदर करना पड़ेगा। तो पनिशमेंट भी होनी चाहिए, पनिशमेंट विजिबल भी होनी चाहिए, और वो क्विकली होनी चाहिए। और अगर नहीं हुई तो जो बंगाली हिंदू का जो ये गुस्सा है, ये एक दबा हुआ एक वोल्केनो है, वो फट सकता है। और दूसरी साइड भी ये चाहेगी कि भाई किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम रायट हो जाए, यहाँ पे कोई बखेड़ा हो जाए, कोई कुछ इलीगल काम पकड़ लें हम, कुछ ना कुछ वो इशू बनाना चाहेंगे, सो दैट शुभेंदु के ऊपर वो दबाव बना सकें। और हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट चाहें 14-15 तारीख के बाद। वहाँ पे केस होना है कि भी एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मार्जिन जो विक्ट्री मार्जिन है उससे ज़्यादा डिलीशन हुआ अगर, तो हम देखेंगे। तो ऐसी शायद 60 सीट्स हैं, तो 30 टीएमसी और 30 बीजेपी ने जीती हैं, तो विच इज़ नॉट मटीरियल टू द फाइनल डिसीजन। लेकिन उसी को आधार बना के शायद ममता बनर्जी अभी होपफुल हैं कि वहाँ पे कुछ होगा। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होने वाला, बट स्टिल, तो कहने का मतलब है ये एक पिवटल इलेक्शन है, एक गेम चेंजिंग इलेक्शन है। एंड ऑल द बेस्ट टू शुभेंदु अधिकारी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल बंगालीज एंड बंगाली हिंदूज स्पेशली। और देखते हैं आगे क्या होता है। आप अपने कमेंट्स दीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए टॉक्स ऑन ग्राउंड। थैंक यू।